हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस पोएम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉर्ड बैरन की लिखी हुई एक बहुत ही रोमांटिक पोएम है, जिसके अंदर उन्होंने एक लेडी की फिजिकल ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया है। लॉर्ड बैरन एक ब्रिटिश पोइट रहे हैं और इनकी कविताओं में हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्शन या जो रोमांटिक सीन्स होते हैं उनके बारे में बहुत फोकस किया गया। तो पोएम का टाइटल है शी वॉक्स इन ब्यूटी। एक महिला है, उसकी खूबसूरती के बारे में यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि वो जब चलती है या वो जब किसी भी स्थान पर घूमती है तो वो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। उसका डिफरेंट एग्जाम्पल से कंपैरिजन किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जो ये पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये लॉर्ड बैरन जो एक ब्रिटिश पोइट रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। और इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि जॉन जो है लॉर्ड जो है वो इंग्लैंड के एक स्थान पर एक पार्टी में जाते हैं और ये पार्टी 11 जून 1814 को हो रही थी। 11 जून 1814 को ये पार्टी थी, 11 जून 1814 को ये पार्टी थी लंदन के अंदर। वहां पर लॉर्ड जाते हैं और लॉर्ड जो है वहां एक लेडी होती हैं जो एनी बेट्रिक्स वेलमॉट हैं, उनसे मिलते हैं और उनकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते। ये जो एनी थी ये एक्चुअल में लॉर्ड के कजिन की वाइफ थी। ये उन्हें पता था कि उनके कजिन जो हैं ये उनकी वाइफ है, फिर भी वे इसकी उस समय फिजिकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और 11 जून 1814 में जो लंदन में एक पार्टी हो रही थी वहाँ पहली बार ये इस लेडी को देखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट डे से ही, उस पार्टी के अगले दिन से ही इन्होंने उस लेडीज की या उस लेडी की ब्यूटी के बारे में पोएम लिखना शुरू कर दिया था या इसका कंपोज करने का काम शुरू कर दिया था। 1815 में इसे पब्लिश करना है, ये इसका बैकग्राउंड है। करेक्ट। लॉर्ड जो थे लंदन की एक पार्टी में जाते हैं, वहां उन्हें अपनी कजिन की वाइफ एनी दिखाई देती है जो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। उसका फिजिकल अपीयरेंस जो था वो यहाँ पर पोइट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और उस पार्टी के नेक्स्ट डे से ही उस एनी की ब्यूटीनेस पर उन्होंने उस पोएम का क्रिएशन शुरू कर दिया। करेक्ट। वहां जब पहली बार इन्होंने लॉर्ड ने एनी को देखा तो ऐसा पोएम में बताया गया है या मेंशन है कि उन्होंने वहां पर कोई मौनफुल टाइम था, शोक में थी वो, और उन्होंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे यहाँ शोक में वाइट ड्रेसेस का यूज किया जाता है, वहाँ ब्लैक कपड़े ये पहने हुए थी एनी और उसकी सुंदरता के बारे में लॉर्ड इस पोएम में बताना चाहते हैं। स्टार्टिंग के सारे 3 स्टेंजास की एक छोटी सी पोएम है। आज हम 2 स्टेंजास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा को नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। इसमें जो एक बड़ी बात है यहाँ पर पोइट उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है उसके वर्चू को ना बताकर सबसे पहले, या बड़ी बात बेसिकली ज्यादातर लाइंस में उसके फिजिकल अपीयरेंस को ही बताते हैं, उसकी जो बाहरी सुंदरता है उसी को ज्यादा अट्रैक्टिव बताने का प्रयास करते हैं। आइए लाइन टू लाइन हम इसको शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright, meet her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy delights. ये फर्स्ट स्टेंजा है। लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन से जब इसको समझेंगे तो हम इसको देखते हैं कि शी वॉक्स इन ब्यूटी। यहाँ शी जो यूज किया गया है वो एनी के लिए यूज किया गया है। अब ब्यूटी थोड़ी ना चल सकती है, यहाँ कहने का मतलब है व्हेन शी वॉकिंग शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। करेक्ट। कि जब एनी चलती है, घूमती है,
वॉक करती है तो उसकी सुंदरता बहुत ज्यादा अट्रैक्टफुल या बहुत ज्यादा पीसफुल दिखाई, करेक्ट। फर्स्ट लाइन का, स्टार्टिंग लाइन का मतलब ये है कि एनी की वो ग्रेसफुलनेस से या ब्यूटीफुलनेस से इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो उसे कहते हैं कि जब भी एनी मुझे चलती हुई, घूमती हुई, वॉक करती हुई दिखाई देती है, मुझे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई, इसने कहा शी वॉक्स इन ब्यूटी। वो जब चल रही है, शी वॉकिंग, शी लुक ब्यूटीफुल, जब वो चलती है या चल रही होती है तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। अब उसको कंपैरिजन कर रहे हैं लाइक द नाइट, नाइट से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब नाइट जो है क्या वो सुंदरता का प्रतीक है? अंधेरा जो है, डार्कनेस जो है, क्या वो सुंदरता का प्रतीक है? यहां पोइट ने देखिए कैसे कंपेयर किया, कहा लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस। क्लाउडलेस का मतलब साफ आकाश, मतलब आकाश जो है, स्काई जो है वो क्लाउडलेस है, मतलब वहां बादल नहीं है, और बादल नहीं है तो बिल्कुल सुंदर आकाश दिखाई दे रहा, इसलिए क्लाउडलेस कहा गया है। उन्होंने कहा लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स, क्लाइम्स यहां पर क्लाइमेट को कहा गया है, क्लाइमेट मौसम को, एंड स्टार स्काईज। और बेसिक सी बात है कि जब आकाश में बादल नहीं है तो आसमान बिल्कुल खुला, साफ, क्लियर नजर आ रहा है, और खुले आसमान में ही क्या दिखाई देते हैं? स्टार स्काईज, जो आसमान है वो तारों से चमकता हुआ दिखाई देता है। ये बड़ी बात है। अगर आसमान में बादल होंगे तो क्या चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे, स्टार्स दिखाई देंगे? नहीं देंगे। इसलिए उस रात की खूबसूरती में अगर इंक्रीजिंग हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो उसका बड़ा रीजन ये है कि आज का आसमान बिल्कुल साफ है, उसमें बिल्कुल भी बादल नहीं है, और जो तारों की चमक है वो बिना बादलों के कारण या बादल ना होने के कारण और भी ज्यादा बढ़ गई। तो डायरेक्ट कंपैरिजन किससे कर दिया गया है यहाँ पर? वो एनी की सुंदरता का उस रात से कंपैरिजन करते हैं जिस रात में कोई भी बादल दिखाई नहीं देता है। तो वापस एक बार लाइन को देखेंगे, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। क्लाइम्स का मतलब बताया, क्लाइम्स क्या मतलब होता है? क्लाइमेट। क्लाउडलेस, क्लाउडलेस क्या है? क्लियर स्काई, खुला या साफ स्वच्छ आसमान, ठीक है। तो वो जब चलती है तो इतनी सुंदर दिखाई देती है मानो एक रात जो बिना बादलों की है और जिसमें बहुत खूबसूरती से क्या चमकते दिखाई दे रहे हैं? सितारे चमकते दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। दोनों चीजों को एक साथ यूज किया गया है कि जो डार्कनेस है उसकी सुंदरता की, जो डार्कनेस की क्वालिटी है वो भी एक लेवल तक हमें स्वीकार करनी पड़ती है, और जो ब्राइटनेस है उसकी भी सुंदरता एक लेवल तक। एक लेवल तक का मतलब घनघोर अंधेरा या ज्यादा डार्कनेस भी स्वीकार करने का या अच्छा लगने का नहीं होता है, और बहुत ज्यादा चमक भी आंखों को या मन को भाती नहीं है, स्वीकार नहीं होती। इसलिए कहा एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन एस्पेक्ट एंड हर आईज। यहाँ एस्पेक्ट का मतलब है लुक या अपीयरेंस। लुक या अपीयरेंस का मतलब वो ऐसी दिखाई देती है, इसलिए लाइन को समझेंगे कैन ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। और आज अगर इस रात्रि की हम बात करें तो इसमें जितनी आवश्यकता है उतना ही क्या है? डार्कनेस है, उतना ही अंधेरा है, और उसके हिसाब से या परफेक्ट ब्यूटी के हिसाब से ही आज इसमें लाइटनेस दिखाई दे रही है। इट मीन्स परफेक्ट क्वालिटी में डार्कनेस और परफेक्ट क्वालिटी में लाइट जो कॉम्बिनेटेड हो रही है वो एक बहुत सुंदर सीन का क्रिएशन कर रहे हैं जो देखने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे अगर बहुत ज्यादा रोशनी होगी या बहुत ज्यादा चमक होगी तो वो भी हमारी आंखों को क्या करती है? बताइए, स्वीकार्य होती है, अच्छी लगती है? नहीं, वो भी हमारी मन को, हमारे आंखों को एक प्रकार से दुख देने वाली होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए कहा एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। उसका जो बेहतर से बेहतर, कितना बेहतर अंधेरा हो सकता है और कितना बेहतर उजाला हो सकता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मीट इन एस्पेक्ट, उसके
अपीयरेंस में, उस एनी के लुक में दिखाई दे रहा है। अर्थात जो एनी है उसका जो अपीयरेंस है वो ऐसा दिखाई दे रहा है मानो परफेक्ट मोड में एक डार्कनेस भी उस पर पड़ रही हो और परफेक्ट मोड में उसके ऊपर लाइट का भी प्रभाव हो रहा हो। एंड हर आईज, और जो सबसे ज्यादा उसकी बनावट में खूबसूरती दिखाई दे रही है, या हम कहें कि सबसे ज्यादा जो चमक उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है, और स्पेशली उसकी आईज बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से ही वहां पर जो डार्कनेस है और जो लाइटनेस है उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। किसके ऊपर दिखाई दे रहा है बताइए? एनी के अपीयरेंस के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है। Thus mellowed that tender light which heaven to gaudy day denies। देखिए यहां पर कहा गया है mellowed का मतलब होता है सॉफ्ट या स्मूथ, कि thus mellowed that tender light, और tender light का मतलब होता है जेंटल, कि ये जो जेंटल, टेंडर लाइट, जेंटल का मतलब जो हमें स्वीकार्य हो, अच्छी लगने वाली हो। ये जो चमक है रात के समय, या ये जो एक प्रकार की लाइट है जो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और कैसी दिखाई दे रही है? सॉफ्ट, जो बहुत ज्यादा हमें सॉफ्ट दिखती है, अर्थात हमें उसे देखने में, महसूस करने में कोई परेशानी नहीं। उसके बारे में कह रहे हैं कि thus mellowed that tender light। अगर हम इस सॉफ्ट, स्मूथ, जेंटल लाइट की बात करें तो जो ये रोशनी है विच हेवन टू गॉडी, गॉडी का मतलब होता है वेरी शाइनी, बहुत ज्यादा चमकदार। ये क्या हो रही है कि इस प्रकार की लाइट या इस प्रकार का ये प्रकाश, ये रोशनी एक प्रकार से हमें बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है, या इस प्रकार से चमक रहा है कि वो हमारे मन को भा रहा है, या इस प्रकार से कहें कि एनी के ऊपर वो चमक देखकर कोई भी व्यक्ति उसको देखने के बाद क्लियरली या इजीली अट्रैक्ट हो जाए। आसानी से उसकी चमक और सुंदरता को देखने के बाद सीधा सा ह्यूमन बॉडी कोई भी होगी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखने के बाद उसका अट्रैक्शन उसकी ओर बढ़ जाता है। इसलिए कहा thus mellowed that tender light। इस प्रकार का जो सॉफ्ट, स्मूथ, जो वहां पर एक जेंटल लाइट है, या आंखों को, मन को अच्छी लगने वाली रोशनी है, जिसे हेवन की रोशनी भी कहा जा सकता है, वो बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई दे रही है, या वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, या हम कहें वो बहुत ज्यादा मन को भाने वाली दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स पहले स्टेंजा में उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में यहाँ पर लॉर्ड बहुत बढ़ चढ़कर बताते हैं कि किस प्रकार से उसे एक रात से कंपैरिजन किया गया है। रात, ऐसी रात जो एकदम साफ है, बादलों के बिना है, उसमें तारे चमक रहे हैं और उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट रूप से रात की खूबसूरती से यहाँ पर जो लॉर्ड है वो एनी का क्या करना चाहते हैं? ब्यूटी का कंपैरिजन करना। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, वन शेड द मोर वन रे द लेस। अब वो कहते हैं कि जितनी जरूरत है या जितनी आवश्यकता है, बस केवल वन शेड द मोर, एक भी शेड या एक भी परत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मोर का मतलब अधिक, कि वन शेड द मोर वन रे द लेस, जो वो चमक है उसकी एक भी परत ना तो ज्यादा हो और ना ही उसकी एक भी परत लेस का मतलब कम होनी चाहिए। कि जिस प्रकार से उस क्लाइमेट का सीन क्रिएट हो रहा है, या जिस प्रकार से उस लाइटनेस का और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो इतना ज्यादा परफेक्ट है कि अब उसमें ये कतई ही गुंजाइश नहीं है कि उसमें थोड़ी सी डार्कनेस को कम कर दिया जाए या थोड़ी लाइट को इंक्रीज कर दिया जाए। मतलब कि उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो चुका है, अब उसमें किसी प्रकार का भी उतार चढ़ाव का कोई गुंजाइश का मौका नहीं। इसलिए कहा वन शेड द मोर वन रे द लेस, ना एक भी परत बढ़ सकती है, ना एक भी किरण कम हो सकती है। जो भी है, जिस भी प्रकार से अब वो जो नेचर क्रिएट हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट एंड हाफ इंपेयर द नेमलेस ग्रेस।
और वो इस प्रकार से मिली जुली है, या वो जो खूबसूरती है, वो जो ग्रेसनेस है, वो जो ब्यूटी है जिसे यहाँ पर कोई परफेक्ट मान रहा है, जब उस परफेक्टनेस को उस लेडी की ब्यूटी से कंपेयर करते हैं तो वो खूबसूरती इस प्रकार की है जिसे नेमलेस ग्रेस का मतलब होता है जिसकी सुंदरता को बयां नहीं किया जा सकता या शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नेमलेस का मतलब बिना शब्दों के, कि ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा ग्रेसफुल दिखाई दे रही है कि अब यहाँ पोइट उसकी सुंदरता को और अधिक शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा। लेकिन कब? जब जिस स्थिति में पोइट उसे देख रहा है या उसे लिख रहा है वो उसी स्थिति में होनी चाहिए। ना तो उसमें लाइट को इंक्रीज किया जाना चाहिए, ना उसमें डार्कनेस को कम किया जाना चाहिए। इट मींस इट इज परफेक्ट कॉम्बिनेटेड। करेक्ट। आगे कहा विच वेयर्स इन एवरी रेवन ट्रीज। अच्छा वर्ड आया है। रेवन ट्रीज का मतलब संस्कृत में जिसे हम कहते हैं जटा, बालों की जो जटा होती है उसके बारे में कहा गया। वेयर्स माने सीड, कि विच वेयर्स इन एवरी रेवन ट्रीज। और इतना ही नहीं, उसके बाल जो जटा रूप में हैं वो बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहे हैं। किसके बाल? एनी के बाल। फिजिकल अपीयरेंस में ही अब वह उसके बालों की सुंदरता के विषय में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि गहरे काले रंग के उसके बाल बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं और वो एक जटा रूप को धारण किए हुए हैं। वर्ड है रेवन ट्रीज। रेवन ट्रीज का मतलब होता है जटा, संस्कृत का वर्ड है। तो कहा विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज, उसके जो सुंदर काले बाल हैं वो एक जटा रूप को धारण किए हुए हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और सॉफ्टली लाइटनेस और हर फेस, और ये जो सुंदरता है ये कहां दिखाई दे रही है? ये उसके चेहरे की सुंदरता या रोशनी या चमक को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। या बालों की जो सुंदरता है, इन बालों की सुंदरता से उसका चेहरा ढका हुआ है या घिरा हुआ है और अधिक सुंदरता को बढ़ावा मिल रहा है। अब यहाँ पर उसकी किस ब्यूटी की? पहले आईज ब्यूटी की बात हुई उसके फिजिकल अपीयरेंस में, और यहाँ पर उसके बालों की सुंदरता की बात हुई। करेक्ट। Where thoughts scarcely sweet, how pure, how dear their dwelling। उन्होंने कहा how pure, कि where thoughts really sweet, और ऐसा नहीं है, ये फिजिकल अपीयरेंस के अलावा जो उसकी थॉट्स हैं वो भी एक एंगल के अकॉर्डिंग एक फरिश्ते के समान है। एक जो फरिश्ता होता है या एक एंगल जो है जिसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, जो बहुत ज्यादा हम कहें मासूम होती है, बिल्कुल वैसे ही एनी की मासूमियत यहाँ दिखाई देती है। पोइट कहते हैं कि वो मुझे एक फरिश्ते की भांति, एक एंगल की भांति मासूम दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा मुझे एकदम क्लियरनेस दिखाई देती है। इसलिए कहा वेयर थॉट keenly sweet, how pure, how dear their dwelling। पोइट कहते हैं कि उसके विचार, उसकी थॉट, उसका मन स्थिति का वर्णन यहाँ इस प्रकार से लग रहा है कि वो भी बिल्कुल प्योर है या उसके विचार भी मेरे लिए बिल्कुल अच्छे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, और उन्होंने यहाँ इसे एक एंगल या फरिश्ते से कंपेयर किया। एनी की यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस की बात की। थर्ड स्टेंजा की लास्ट 2 लाइंस में पोइट उसके इंटरनल वर्च्यू के बारे में भी बात करता है, आंतरिक गुणों को लेकर चर्चा करता है। फर्स्ट 2 स्टेंजा में उसके केवल बाहरी आवरण और फिजिकल अपीयरेंस की ही क्वालिटीज के बारे में वो बात करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत छोटे से 2 स्टेंजा इस पोएम के रहे जिसमें उसने पोएट जो है वो एनी, उसके कजिन की जो वाइफ है, उसकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसके ऊपर पोएम लिखना शुरू कर